हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू एडिक्ट्स। ये इंडियन पॉलिटी की दूसरी वीडियो है और इसमें हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में समझेंगे। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स है जो एक इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो सोशल, मेंटल, फिजिकल या इंटेलेक्चुअल हो, उसके लिए ज़रूरी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अश्योर करता है कि ये राइट्स बिना किसी भेदभाव के भारत के हर नागरिक को इक्वली मिले। तो चलिए कुछ बेसिक मेमोरेबल पॉइंट्स को देखते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो पसंद आने पे डू लाइक इट। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन्ड है। इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने की इंस्पिरेशन हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। इस पूरे पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपने कई जगह पे मैग्ना कार्टा वर्ड सुना होगा। 1215 में इंग्लैंड में एक राजा था, किंग जॉन। उससे वहाँ के बैरॉन्स मतलब वहाँ के रिच लोगों ने अपने लिए कुछ राइट्स की मांग की, जो बहुत ही बेसिक राइट्स थे, और बैरॉन्स के प्रेशर के अंदर राजा को वो राइट्स देने पड़ गए थे। और ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जो फंडामेंटल राइट्स का था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तब से ही अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट्स को जो भी पहली बार मिला हो और उसे अगर लिखा जाता है तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम जो 19 से 22 तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो 23 और 24 में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो 25 से 28 तक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो 29 और 30 में है, राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 में है। इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट से हटा करके उसे आर्टिकल 300A के तहत लीगल राइट बना दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए सरकारों को ज़मीन चाहिए थी, और क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था तो लोग अपनी ज़मीन नहीं दे रहे थे। अब सरकारों के लिए बहुत दुविधा हो गई, डेवलपमेंट भी करना है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी बचाना है। तब 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे लीगल राइट बना दिया गया, और उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ सिटीजन्स के साथ फॉरेन नेशनल्स को भी अधिकार देती है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो स्टेट इम्पोज कर सकती है। हालांकि ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होंगे या नहीं ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट आपको कहीं भी घूमने की आज़ादी देता है, पर जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ आपकी फंडामेंटल राइट्स रखी रह जाती है, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, सेफ्टी पर्पस के लिए है। इसी तरह आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे आप किसी को डिफेम कर रहे हो या फिर वो मॉडल ना हो। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, मतलब अगर ये राइट्स वायोलेट होती हैं तो कोई भी सिटीजन कोर्ट जा सकता है, और ना सिर्फ हाई कोर्ट, इसके वायोलेशन पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और यही चीज़ फंडामेंटल राइट्स को दूसरे राइट्स से अलग बनाती है। अगर फंडामेंटल राइट्स के अलावा आपके कोई राइट्स वायोलेट होते हैं तो आप पहले लोअर कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आपके लिए एक्सेसिबल है। ये राइट्स परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट इनमें बदलाव कर सकता है और इसे हटा भी सकता है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, मतलब कोई भी ऑर्डिनरी एक्ट से इसमें बदलाव नहीं होगा। और पार्लियामेंट को ये ध्यान रखना होगा कि इसको बदलते समय कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर एक अलग डिटेल्ड टॉपिक है, उस पर कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फंडामेंटल राइट को नेशनल इमरजेंसी के समय सस्पेंड किया जा सकता है। इसमें बस आर्टिकल 20 और 21 एक्सेप्शन है। आर्टिकल 33 में कहा गया है कि पार्लियामेंट किसी भी आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेंबर का फंडामेंटल राइट एब्रोगेट कर सकता है, मतलब उन पे ये राइट्स अप्लाई नहीं होंगी। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर किसी भी एरिया में मार्शल लॉ इम्प्लीमेंटेड है, मतलब मिलिट्री रूल लगा हुआ है, तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्टेड होंगी। और अगर फंडामेंटल राइट्स में बदलाव होगा या ये रिपील होगा तो ये पूरे देश में होगा, मतलब उन लॉज को बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा, ना कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो। चलिए अब आर्टिकल वाइज देखते हैं।
आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको स्टेट का मतलब समझाया था। अभी आप एग्जाम्पल देखो, जैसे आर्टिकल 12 में बताया गया है कि स्टेट सारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी को इंक्लूड करता है, मतलब पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत एक्सेट्रा, और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे LIC, सेल, ONGC, ये सब भी स्टेट में इंक्लूडेड है। आर्टिकल 13 कहता है कि वैसे राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हों उन्हें रिपील कर दिया जाएगा। हम इसे जुडिशियल रिव्यू के तरह भी देख सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट वैसे कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे कि संविधान निर्माताओं ने किस तरह से लेजिस्लेचर और जुडिशरी को बैलेंस करने की कोशिश की है ताकि अल्टीमेट रिजल्ट पब्लिक वेलफेयर हो। आगे चलते हैं। आर्टिकल 14 दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है और इसका मतलब है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं और किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। बेसिकली ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है, मतलब आप कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आम आदमी हो, कानून की ही सुप्रीमेसी होगी। इसीलिए आप जस्टिस के स्टैचू को भी देखोगे कि वो ब्लाइंड फोल्डेड रहते हैं, ये इसी बात को सिंबलाइज करती है। अब समझते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट USA से लिया गया है और इसका मतलब है कि सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। देखिए, दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। ये आइकनिक फोटो है इस चीज़ को समझने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि इक्वलिटी सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने से नहीं आती है। इक्वलिटी आती है जब हम अनइक्वल्स को पहले इक्वल्स के लेवल में लाते हैं और उसके बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये फोटो इसी चीज़ को डिपिक्ट करती है। तो चलिए अब एक्सेप्शन समझते हैं। इक्वलिटी के कुछ एक्सेप्शंस इम्प्लीमेंट होते हैं कुछ लोगों पे, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सारे स्टेट्स के गवर्नर्स। जब तक ये पावर में रहेंगे उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि प्रेसिडेंट या गवर्नर हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं और इसीलिए इन्हें ये इम्यूनिटी मिली हुई है। MPs और MLAs को भी ये छूट है कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में कही गई किसी भी बात के लिए उन पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। दूसरे देश के एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स भी इस एक्सेप्शन में इंक्लूडेड हैं। अब चलते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन को उनके रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जन्म स्थान के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और इसका क्लॉज 2 कहता है कि सिटीजन्स किसी दूसरे सिटीजन्स को इन सब बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। सभी को सारे दुकानों का, होटल्स का, पब्लिक कुओं का, तालाब का एक्सेस होगा। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि पहले ये सब प्रैक्टिसेस कितने कॉमन थे, लेकिन हाँ, आर्टिकल 15 ये भी कहता है कि स्टेट महिलाओं और बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। फॉर एग्जांपल, महिलाओं के लिए लोकल बॉडीज़ में सीट रिजर्व करना या बच्चों को फ्री एजुकेशन देना। फिर इसमें और भी चीज़ें बाद में ऐड हो गई, जैसे सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन देना, उनकी फ़ीस में कंसेशन करना, एक्सेट्रा। अब चलते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 कहता है कि सारे सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अब आप कहोगे तो फिर जॉब में रिजर्वेशन क्यों है? ये रिजर्वेशंस बैकवर्ड क्लासेस और वेमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए रखा गया है ताकि वो भी देश के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट कर सके। आप उसी इमेज को याद करो, पहले अनइक्वल्स को इक्वल बनाना है एंड उसके बाद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। सो इसी फैक्टर पर रिजर्वेशंस प्रोवाइड किया गया। अब है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को अबॉलिश करने के लिए कहता है और अगर कहीं ये प्रैक्टिस होता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। अब समझे कैसे कि अनटचेबिलिटी क्या है। तो अगर किसी पर्सन को कहीं पूजा करने से रोका जा रहा है, उन्हें होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या पब्लिक तालाब वगैरह के एक्सेस ना हो, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके कास्ट को टारगेट किया जा रहा हो, तो ये सब अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस हैं। क्या अब आप समझ पा रहे हो कि कितनी गहरी इमोशंस जुड़ी हुई है इन आर्टिकल्स को बनाने के पीछे? आप सब BR अम्बेडकर की स्टोरी तो जानते ही होंगे। उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था, जहाँ से सारे बच्चे पानी पीते थे वहाँ से वो पानी नहीं पी सकते थे और वो अकेले नहीं थे। ही वॉज द वॉइस ऑफ मैनी। और इन सब इमोशंस को हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला ताकि आगे किसी को भी ऐसी दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 18 कहता है कि कोई भी पर्सन टाइटल्स को यूज़ नहीं करेगा। मतलब पहले हेरिडेटरी टाइटल्स हुआ करती थी, जैसे महाराजा, राय बहादुर, दीवान एक्सेट्रा।
इन सबको अबॉलिश करने की बात कही गई है ताकि ग्रास रूट लेवल से सोसाइटी में इक्वलिटी प्रमोट हो। लेकिन हाँ, इसके एक्सेप्शंस हैं, एजुकेशनल और मिलिट्री टाइटल्स। इसीलिए आप एकेडमिक्स के हिसाब से नेम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट वगैरह देखते होंगे, या मिलिट्री रैंक्स भी नेम के आगे लगे होते हैं। ये थे राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 भारत के सिटीजन्स को 6 राइट्स देता है जो राइट टू फ्रीडम को इंश्योर करते हैं। ओरिजिनली इसमें 7 राइट्स थे, जिसमें राइट टू अक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रिपील कर दिया गया। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस राइट के अंदर नागरिकों को अपने व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स एक्सप्रेस करने का अधिकार है। इसी आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी मेंशन्ड है। नेक्स्ट है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब भारत के नागरिक पब्लिक मीटिंग्स के लिए शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी हथियार के एक जगह जमा हो सकते हैं। लेकिन ये राइट टू स्ट्राइक को इंक्लूड नहीं करती है। और अगर इन असेंबलीज की वजह से किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस होती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 144 के तहत मैजिस्ट्रेट इस असेंबली को डिस्पर्स कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सभी सिटीजन्स को एसोसिएशन या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार है। अगला है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जिसके तहत सिटीजन्स को देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी है। अगला है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, मतलब किसी भी सिटीजन को भारत के किसी भी पार्ट में रहने और सेटल होने का अधिकार है। लेकिन हाँ, अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया है तो स्टेट वहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अगला है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मतलब किसी भी सिटीजन को कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। ये सब राइट्स इसलिए इंक्लूड किया गया ताकि सिटीजन्स के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स स्ट्रांग रह सके। वैसे आर्टिकल 19 सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, मतलब ये फॉरेन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और अगर भारत की सॉवेरेनिटी और इंटीग्रिटी पर कोई आंच आएगी या पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट होगा तो इन सभी राइट्स पर स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। आगे चलते हैं आर्टिकल 20 पर, जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब किसी भी अक्यूज्ड पर्सन्स के कुछ अधिकार हैं और उन अधिकारों को आर्टिकल 20 में बताया गया है। आर्टिकल 20 में इंक्लूडेड राइट्स सभी को एक्सेसिबल हैं, चाहे वो सिटीजन्स हो या फिर फॉरेन नेशनल्स। तो पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन को जो सजा मिलेगी वो उसके क्राइम किए गए समय के अनुसार मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने चोरी की है और उसकी सजा है 500 रुपये का फाइन, लेकिन उसका केस चलते हुए 3-4 साल हो गए और अभी का पनिशमेंट फाइन हो गया है 1000 रुपये। लेकिन उस इंसान को 500 रुपये ही फाइन देने होंगे क्योंकि उसके द्वारा की गए क्राइम की सजा तब इतनी ही थी। सेकंड है नो डबल जियोपार्डी, मतलब किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब जो भी अक्यूज्ड पर्सन है उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पुलिस और लॉयर्स एविडेंसेस जमा करते हैं और तब उन एविडेंसेस के बेसिस पे अक्यूज्ड को गिल्टी प्रूव किया जाता है। आप इन आर्टिकल्स की बारीकियों को देखिए जो कॉन्विक्ट्स के भी राइट की बात करती है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे इलेबोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 हम किसी दूसरे वीडियो में जल्दी लेके आएंगे। आई होप आप इन आर्टिकल्स को समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।